अक्ल बड़ी की भैंस। कविता कहानी तो है ठिकाना, कविता सुनो कहानी सुनो, कानों में छुपी है ताकत की चुस्की चूर। अक्ल बड़ी की भैंस है ये ज्ञान का फंडा, हर बार पड़े भैंस पे अक्ल का भारी डंडा। आप सबको हमारा प्रणाम। स्वागत है आप सबका विश्रांति दर्शन चैनल के मंच पर, जिसके दृष्टा हैं विश्व शांति के उपासक, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के प्रबल समर्थक, वर्ल्ड पीस जोन के निर्माता, रचयिता, विश्व धर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़। आप देख रहे हैं ABKB यानी अकल बड़ी की भैंस। करेक्ट। सर, क्या सच में भैंस से बड़ी है अकल? शायद होगी सर, है भी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है, तो इसका मतलब यही है कि मूर्खतापूर्ण काम मत करो। करेक्ट। क्योंकि घास चरने के काम तो भैंस के हैं, अकल के नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आज सुनेंगे कविता की चुनौती जो दिमाग की करेगी कसरत, शिक्षाप्रद कहानियां जहां भैंस भी सुनकर बनेगी होशियार। राइट। और गीत की ऊर्जा जो मन को बनाएगी मस्त। और दो पंक्तियों की ताकत जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है, जो आपको सिखाएगी कि भैंस तो खेत जोतती है पर अकल पूरी दुनिया को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का सफर मुकेश शर्मा सर की रची हुई इस कविता से। पर एक सेकंड रुकिए, उसके पहले सुनते हैं ये मैसेज जो बॉलीवुड एक्टर जीतू जी ने चैनल के लिए भेजा है। ये चैनल बहुत बड़ी हाइट्स अचीव करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं उसको बहुत चोटी की टक्कर देगा। ये मेरी इनर फीलिंग है, बिकॉज मैंने इनको काम करते देखा है, इनका प्रोग्राम्स की तरफ इन्वॉल्वमेंट देखा है। पर आज की डेट में इतना इन्वॉल्वमेंट से काम करने वाले ये पहले बंदे हैं जिनको मैं बहुत इज्जत से सलाम करता हूँ। थैंक्स जीतू जी फॉर दिस मैसेज। अब सुनते हैं मुकेश शर्मा सर की कविता। तो सर, आज कौन सी कविता सुनाने वाले हैं आप? आज की कविता का नाम है गांधी जी के 3 बंदर, जो मैंने अपने तरीके से आज से मेरे ख्याल है 30-40 साल पहले लिखी थी, पर आज भी उतनी ही वो मतलब आई वुड से एक्सेप्टेबल है। आज की तारीख में उतनी ज्वलंत है, उतनी जीवित है। मेरी अलमारी में रखे गांधी जी के 3 बंदरों में से रात एक अचानक बाहर आ गया। मेरी अलमारी में रखे गांधी जी के 3 बंदरों में से रात एक अचानक बाहर आ गया। ऐसे चिल्लाया कि मेरी जान खा गया। बोला, मैं वर्षों से मुंह पर हाथ धरे बैठा हूं, पर अब चुप नहीं रहा जाता और ये अत्याचार नहीं सहा जाता। उसका कहना था, रिद्धी, कि तुम सब के सब नालायक हो, किसी की बात पर अमल ही नहीं करते। हम कब से मुंह, आंख और कान पर हाथ धरे बैठे हैं और तुम हो कि बत्तीबिजियां बंद नहीं करते। अरे भाई, मेरा भाई तो आंखों पर हाथ धरे धरे करीब अंधा हो चुका है, एक बंदर ने कहा, पर उसकी कोई भी सुनता ही नहीं है, उससे कोई कुछ सीखता ही नहीं है। आज उस बेचारे को क्या बुरा और क्या अच्छा ये भी नहीं दिखता है, और छोटे की समस्या तो उससे भी गहरी है। उसकी नजर में रिद्धि तो सारी दुनिया बहरी है। इस पर भी, उस पर भी, हम पर नहीं तो कम से कम उस महात्मा की आत्मा पर तरस खाओ जो आज तक फिजा में भटक रही है। अरे अपना सिर देश की चौखट पर पटक रही है। जो वो चाहता है वो करो, उसके सिद्धांतों को अपनाओ। भगवान के लिए उन बंदरों को अलमारी में मत सजाओ। यही थी कविता। क्या बात है, क्या कविता! ये तो आज की ही कविता है सर। रिद्धि, क्या तुम जानती हो कि आज अगर बापू जिंदा होते तो वे अपने इन 3 बंदरों में से एक चौथा बंदर भी जोड़ देते? वो कैसे? वो ऐसे, ये देखो। बिल्कुल सही सर, है ना। चौथा बंदर जो है वो अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए है, उसके कान, आंख और मुंह सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। उसे और कुछ नहीं दिख रहा, कुछ सुन नहीं रहा और कुछ नहीं बोल रहा। बिल्कुल सर। सर, ये कविता सुनकर आई ऑल्सो रिमेम्बर गांधी जी's वंडरफुल कोट। व्हाट इज दैट कोट? Sir, first they ignore you, yes, then they laugh at you, then they fight you, then you win. Win, yes. It's a very, actually it's all about peace and non-violence. सर, तो अब आ गए हैं आज के एपिसोड के आखिरी पायदान पर। आखिर तक पहुंच गए। Exactly सर, पता ही नहीं चला। बिल्कुल। तो अब सुनते हैं आपके अनोखे अंदाज में बयां करने वाली कहानी जिसके सब मुरीद हैं। एक बार एक सारस पक्षी और उसकी पत्नी झील के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए एक उजड़े वीरान इलाके में आ गए। सारस की पत्नी ने यह कहा, ये किस उजड़े इलाके में आ गए? यहाँ ना तो जल है और ना ही ठंडी हवाएं, यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो सारस ने कहा, किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग अपने इलाके में वापस लौट चलेंगे।
रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे सारस और उसकी पत्नी रुके थे ना, उस पर एक उल्लू बैठा था। वो जोर से चिल्लाने लगा। सारस की पत्नी ने कहा, अरे यहां तो रात में सो भी नहीं सकते, ये उल्लू देखो कैसे चिल्ला रहा है। सारस ने अपनी पत्नी को समझाया, किसी तरह रात काट लो, मुझे भी अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो उजड़ा और वीरान तो रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा, सारस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दो। सारस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद कहकर जैसे ही वो अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ा तो पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे सारस भाई, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो? सारस चौंका, आपकी पत्नी? ये तो मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। और फिर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हो गए, गांव की जनता बैठी, पंचायत बुलाई गई। पंच लोग भी आ गए, बोले, भाई किस बात का विवाद है? लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि मादा सारस उसकी पत्नी है और सारस कह रहा है कि उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और चर्चा के बाद पंच लोग एक किनारे हो गए और बोले, भाई बात तो सही है कि मादा सारस सारस की पत्नी है, लेकिन ये सारस और उसकी पत्नी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे, हमारे बीच में तो रहना उल्लू को ही है ना, इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में सुनाना चाहिए। और फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा, सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि मादा सारस उल्लू की ही पत्नी है और सारस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। अब यह सुनते तो सारस हैरान हो गया, रोने चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है, उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वो आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई, हे मित्र सारस, रुको रुको रुको। सारस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या करोगे, पत्नी को तो तुमने ले ही लिया, अब जान भी लोगे क्या? उल्लू ने कहा, नहीं नहीं मित्र, ये आप ही की पत्नी है और आप ही की रहेंगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहां उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहां उल्लू रहता है, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहां पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस अद्भुत कहानी से। शायद इतने साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की राजनीतिक दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता व गुण आदि न देखते हुए हमेशा ये हमारी बिरादरी का है, ये हमारी पार्टी का है, ये हमारे एरिया का है, इस आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के ही पक्ष में सुनाया। चुनाव की ऐसी बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं मान लीजिए हम भी जिम्मेदार हैं। हमारे द्वारा किए गए ऐसे चुनावी फैसलों से लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, यह प्रश्न हमेशा बना रहेगा। Thank you, sir. Hope people will realize the importance of vote and democracy from this story. तो बस इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भेजिए और देखते रहिए एबी की भी ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद। 1 2 3 आप सबको मेरा आप रह गया पीछे, ये आएगा, ये सब उसमें यूज हो जाएगा मेरे आप में, तो आई देख लो भाई, ठीक है? चलो ये सब ओके। 1 2 3 रचित वापस वापस। ठीक है, अच्छा आया था तुम्हारा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक ही उसमें आया था। चलो फिर से वहाँ से लेना पड़ेगा, तो अकल है कि नहीं? तो आज सुनेंगे यहाँ से, मुझसे लेते हैं। हो जाए। सॉरी नहीं, ये फोटो मत बोलो क्योंकि ये फोटो तो इसमें गांधी जी नहीं है ना, तो मैंने बोला है। हाँ, शीर्षक उल्लू की जो कहानी जो रिकॉर्डेड हुई ना, उसके बाद ब्रेक बम्पर है, फिर ये ठीक है। कर लेना, यहाँ पर करेक्शन नहीं है।